Hello everyone, welcome to class 10th. Today we are continue our second chapter. The name of the chapter is वन एवं वन्य जीव संसाधन। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस तरह से भारतवर्ष में जो वनों की प्रजातियां हैं और जो जीव जंतुओं की प्रजातियां हैं वो किस तरह से विलुप्त होने के कगार पर आ चुकी हैं। मनुष्य ने अपनी कृत्यों के द्वारा उन्हें हानि पहुंचाने का प्रयास किया है और यदि अगर उन्हें सुरक्षा प्रदान नहीं की गई तो भविष्य में एक ऐसा समय आएगा जब ये प्रजातियां हमें दिखाई नहीं देंगी, यानी कि हमें देखने को भी नहीं मिलेंगी, यानी ये विलुप्त हो जाएंगी। इस टॉपिक को हमने पिछली वीडियो में कंटिन्यू करा था। ओके, अब हम अपना जो है आगे कंटिन्यू करते हैं इसी टॉपिक को। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। ओके स्टूडेंट्स, हियर इज़ अवर चैप्टर सेकेंड। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे चैप्टर का नाम है वन एवं वन्य जीव संसाधन। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि हमारे पास जो है जैव विविधता है भारतवर्ष में, अर्थात पेड़ पौधों और पशु पक्षियों की बहुत सारी प्रजातियां हैं। लेकिन जब हमने अनुमान लगा के देखा तो ये बहुत सारी प्रजातियां हैं जो समाप्त होने या विलुप्त होने के कगार पर हैं। इसके बाद हमने अपना टॉपिक किया था वनस्पति जगत और प्राणी जगत का हमने वर्गीकरण किया था, यानी इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया था कि किस तरह से ये डिफरेंट पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया था कि किस तरह से ये कितने प्रकार की हैं। हमने सबसे पहला किया था सामान्य प्रजातियां, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। संकटग्रस्त प्रजातियां, सुमेघ प्रजातियां, दुर्लभ प्रजातियां और स्थानीय प्रजातियां, ये टॉपिक हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। इसके बाद आज हमारा जो टॉपिक है लुप्त प्रजातियां। लुप्त प्रजातियों के बारे में वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि पूरी पृथ्वी से लगभग गायब होने वाली जो प्रजातियां हैं वो विलुप्त प्रजातियों में आती हैं, यानी कि वे पेड़ पौधे, वे जीव जंतु जो अब हमें देखने को भी नहीं मिलते। यानी कि बहुत सारे ऐसे आपने अपने जो है बड़े बुज़ुर्गों से भी सुना होगा कि पहले समय में ऐसे वृक्ष हुआ करते थे या ऐसे पेड़ पौधे हुआ करते थे या ऐसे जीव जंतु हुआ करते थे जिन्हें हम आज देख भी नहीं पाते, यानी कि वो बिल्कुल पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं शिकार के कारण या अन्य बहुत सारे ऐसे कारण हैं मनुष्यों के द्वारा जो मतलब जिसके कारण ये जो प्रजातियां हैं वो विलुप्त हो चुकी हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा खोज करने पर भी नहीं मिलती जो ये प्रजातियां हैं। अब अगर हम इसे खोज भी करें, यानी इसकी अगर हम इसको खोजने का भी प्रयास करें इन जीव जंतुओं को या वनस्पति को, तो ये प्रजातियां अब हमारे पास देखने को भी नहीं हैं। यानी कि अगर हम उदाहरण के रूप में अगर देखें तो एशियाई चीता, यानी कि जो एशियाई चीता है अगर आप उसकी प्रजाति देखें तो वो हमारे पास अब बिल्कुल समाप्त हो चुके हैं, विलुप्त हो चुकी है। और जैसे गुलाबी सिर वाली बत्तख है जो अब बिल्कुल धरती पर से गायब है, यानी कि वो बिल्कुल पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि वनों को नुकसान, यानी कि अब ये देखिए मनुष्य जो है वनों से बहुत सारी चीज़ें प्राप्त करता है। लकड़ी है, पत्ते हैं, रबड़, दवाइयाँ, भोजन, ईंधन, ये सभी जो हमारी रोज़मर्रा की जो आवश्यकताएं हैं ये वनों से पूरी होती हैं। लेकिन मनुष्य ने क्या किया है, इसके अधिक से अधिक इस्तेमाल के कारण इसे नुकसान पहुंचा दिया है। यानी कि वनों को हमने अधिक से अधिक मात्रा में काटने के कारण जो है वनस्पति को हमने नुकसान पहुंचाया है और बहुत सारे ऐसे जो पेड़ पौधे हैं जो जिनकी प्रजातियां अब बिल्कुल ही विलुप्त हो गई हैं। और यानी कि नुकसान अब हम इस टॉपिक में हम करेंगे कि किस तरह से मनुष्य ने क्या ऐसे काम किए हैं जिसके कारण जो वनस्पति है या वनों को नुकसान पहुंचाया जा चुका है। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया है कि मनुष्य ने ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके जो वनस्पति को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया है। देखिए ये जो पेड़ पौधे हैं ये हमारी धरोहर है। अगर हम इसे सिस्टमैटिक ढंग से इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता होगा मनुष्य के जीवन की बहुत सारी ऐसी आवश्यक चीज़ें हैं जो हमें पेड़ों से ही मिलती है। अगर हम इसे आसानी से बहुत आराम से जो है अपनी ज़रूरत के अनुसार इसको इस्तेमाल करें तो शायद ये हमारे साथ लंबे समय तक रहेंगी। लेकिन अगर हम इसे ज़्यादा से ज़्यादा और मतलब कोई लिमिट ही नहीं है ऐसे अगर हम इस्तेमाल करें तो ये हमें नुकसान मतलब इनका नुकसान होगा ही। सेकंड पॉइंट है औपनिवेशिक काल में रेलवे लाइन और संसाधन के लिए वनों का अंधाधुंध वनों की कटाई। ये देखिए वनों को जो है हम जब हमारा देश गुलाम था
तो जो अंग्रेज़ों ने रेलवे लाइन वगैरह बिछाने के लिए या मतलब अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए या अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए जो है औपनिवेशिक काल में जो हमारे जो वनों के बहुत बड़े एरियाज़ को वनों के बहुत बड़े क्षेत्र को जो है अंधाधुंध कटाई करने के कारण इन्हें बहुत बड़ी मात्रा में जो है नुकसान पहुंच पाया है। थर्ड पॉइंट है हमारा झूम खेती से वनों को अधिक नुकसान। देखिए जो जैसे जो आदिवासी लोग होते हैं, जैसे नागालैंड आदि क्षेत्रों में अगर आप देखें तो वहाँ पर आदिवासी लोग जंगलों में रहते हैं और वो जंगल को अपनी धरोहर समझते हैं और वहाँ के जो खेती करने का जो तरीका है वो भी बिल्कुल अलग है, क्योंकि वहाँ पर झूम खेती की जाती है। वो लोग क्या करते हैं, इसे प्राकृतिक मतलब वो कोई भी जो है ऐसे उर्वरक इस्तेमाल नहीं करते जो केमिकल होते हैं, वो मतलब प्राकृतिक तरीक़ों से वनों में खेती करते हैं। वो क्या करते हैं, पूरे के पूरे जंगली जो क्षेत्र हैं, बहुत बड़े क्षेत्र को जला करके और उसी मिट्टी में जो है उस राख को मिलाने के बाद वहाँ पर खेती करते हैं। 2-3 वर्ष तक वहाँ पर खेती करने के बाद जब वो मिट्टी उपजाऊ नहीं रहती तो उस क्षेत्र को छोड़ करके वो किसी दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं और वहाँ के बहुत बड़े क्षेत्र को जंगल जो है, जंगलों यानी वनों को वो दोबारा उसी क्षेत्र को मतलब ऐसे ही इसी प्रोसेस के ज़रिए यानी कि उसे जला करके उसकी राख को मिट्टी में मिला करके फिर वहाँ खेती करते हैं। इसलिए स्थान बार बार बदलने के कारण और इतने बड़ी मात्रा में जंगलों को जलाने के कारण जो है मनुष्य ने वनों को बहुत बड़े जो है बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नदी घाटी परियोजनाओं से भी वनों को नुकसान पहुंचता है। देखिए जो नदी घाटी परियोजनाएं होती हैं, जैसे हम बांध वगैरह बनाते हैं या मतलब बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं हैं जिसके कारण जो है वनों को हम नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इससे भी वनों को बहुत भारी नुकसान हुआ है और खनन द्वारा भी वनों की बर्बादी होती है। देखिए किसी क्षेत्र में अगर हमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह या कोई खाने जैसे कोयले की खाने हैं या हमें किसी धातु की खाने वगैरह अगर मिल जाती हैं तो उस बहुत बड़े क्षेत्र को जो ये जो चीज़ें हमें ज़मीन के अंदर मिलती है इसके ऊपरी हिस्से को वनों को जो है नष्ट भ्रष्ट कर दिया जाता है। इस वजह से भी वनों का बहुत बड़ी मात्रा में जो है नुकसान हुआ है। इससे अगला हमारा टॉपिक है जैव विविधता कम करने वाले जो कारक है, यानी कि जो स्पीशीज़ में जो कमी आई है उसका कारण क्या है। यानी अभी हमने वनों को नुकसान कैसे मतलब वनों की विविधताओं में कमी आई है, इसके बाद हम करेंगे कि जैव विविधता यानी कि जो जानवर हैं या हमारे आसपास के जो जीव जंतु हैं उसमें उनकी जो है स्पीशीज़ में किस तरह से कमी आई है। ये देखिए सबसे पहला पॉइंट है कि जो जंगलों में रहने वाले जो जानवर हैं उनका अगर शिकार किया जाता है या उनको मारा जाता है तो इसके कारण भी क्या है जानवरों की जो स्पीशीज़ है उसमें कमी आई है। लोग क्या करते हैं अपने शौक़ के तौर पर जो है शिकार करते हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जैसे काला हिरन है जो शिकार की वजह से जो समाप्त होने के कगार पर है। दूसरा है पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण के कारण भी जो है इन जानवरों की जो प्रजातियां हैं वो विलुप्त होने के कगार पर हैं। तीसरा है जंगलों में आग। जैसे कई बार अचानक क्या होता है अपने आप ही जंगलों में आग लग जाती है या किसी कारणवश मतलब जंगलों में आग लगने के कारण बहुत बड़ा जो क्षेत्र है जंगलों का वो बर्बाद हो जाता है और उसमें रहने वाले जो वन्य जीव हैं वो भी जो है आग की चपेट में आने के कारण मर जाते हैं, जिससे मतलब जो है जैव विविधता में कमी आती है। इसके बाद है वनों की कटाई। वनों की कटाई के कारण हमारे सामने बहुत सारी परेशानियां आती हैं, जैसे जो गरीब परिवार हैं वो उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। उन्हें जो है दूर दूर तक जो है ईंधन लेने के लिए उन्हें काफ़ी लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, 10 से 20 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है। तो ये मतलब अपने आसपास की जो है जैव विविधता को तो समाप्त करते ही हैं, साथ में मतलब स्टेप बाय स्टेप ये जब जहाँ तक इनकी पहुँच होती है, जहाँ तक ये जाते हैं, ये आगे भी जो है जीवों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वन कटाई के परिणाम। देखिए जो वनों की कटाई है ये हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या है। देखिए ये प्राकृतिक जो है आपदाएं लाने का बहुत बड़ा कारण होता है। जो हमारे जो ग्लोबल वार्मिंग है या मतलब जैसे सूखा है, बाढ़ है, ये बहुत सारी जो ऐसी परेशानियां हैं ये वनों के नष्ट होने के कारण होती हैं। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर भी है, जैसे बाढ़ या सूखा या गरीबों को नुकसान, ये सब चीज़ें जो है वनों की कटाई के कारण आती हैं हमारे सामने। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है
भारत में वन और वन्य जीव संरक्षण। देखिए, जो बहुत बड़ी मात्रा में वन और वन्य जीवों को नुकसान पहुंच रहा है, तो इसके कारण जो प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं, अगर हम उन्हें सुरक्षा प्रदान नहीं करते तो एक समय ऐसा आएगा कि वो प्रजातियां हमें देखने को नहीं मिलेंगी। तो इसके लिए जो भारतवर्ष है, भारतवर्ष में जो जीव जंतु हैं और वन वगैरह हैं, उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए क्या कौन से कदम उठाए गए हैं, ये हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा पॉइंट है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जो कि भारत सरकार ने 1972 में जो है लागू किया था, जिसके कारण जो कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनको आवास स्थान आरक्षित घोषित कर दिया गया, यानी कि वनों में रहने वाले जीव जंतुओं के रहने का स्थान जो है आरक्षित कर दिया गया। वहाँ पर कटाई और जैसे खुदाई या खनन का काम जो है अवैध मान लिया गया है। सेकंड पॉइंट है हमारा संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर, शिकार पर रोक और जंगली जीवों के व्यापार पर रोक पर जोर दिया गया है। यानी कि जो हमारे भारत सरकार ने कुछ ऐसे नियम बनाए हैं जिसके कारण संकटग्रस्त जो प्रजातियां हैं उनको बचाने के लिए उनके शिकार पर रोक लगाई गई है। या हम जैसे बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि जैसे ये हाथी दांत है उसका व्यापार करते हैं, तो ऐसे व्यापार पर भी भारत सरकार ने रोक लगा दी गई है, जिससे इन जीवों को सुरक्षा प्रदान की गई है। सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान और पशु विहार यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थापित की हैं, जिसमें जो है जीव जंतु हैं वो आराम से रह सकते हैं या उनकी प्रजातियों को सुरक्षित रखा जा सकता है। बाघ, एक सींग वाला गैंडा, काला हिरण, मगरमच्छ, घड़ियाल, तेंदुआ, भारतीय हाथी को सुरक्षा प्रदान की गई है। संरक्षण में कीटों को भी जो है महत्व दिया गया है। यानी कि कीट ये नहीं है कि जो बड़े बड़े जीव जंतु हैं या वनस्पतियों को ही सुरक्षा प्रदान की गई है, ऐसी मतलब कीटों की प्रजातियां हैं जो विलुप्त होने के कगार पर है, जैसे कि तितली है या ड्रैगन फ्लाई। तो ये भी जो है ऐसे कीट हैं जो मतलब विलुप्त होने के कगार पर हैं। सरकार ने इन्हें भी संरक्षण प्रदान किया गया है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सरकार, जैसे कि वन विभाग द्वारा वनों का वर्गीकृत। सरकार के द्वारा या वन विभाग द्वारा वनों का वर्गीकरण कैसे किया गया है। सबसे पहले जो है कई भागों में वनों को वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले भाग में हमारा आता है आरक्षित वन। आरक्षित वन कौन से होते हैं? देश में 50% से भी ज़्यादा आरक्षित वन घोषित कर दिए गए हैं। जैसे कि अगर हम इम्पॉर्टेंट जो अपने प्लेस देखें, जैसे क्षेत्र एमपी में है या पश्चिम बंगाल है या केरल है, महाराष्ट्र में है, यहाँ पर जो भी वन है वो 50% से भी अधिक ऐसे वन हैं जिनको आरक्षित घोषित कर दिया गया है, जिनकी कटाई पर पूरी तरह से जो है बैन लगा दिया गया है। रक्षित वन हमारा सेकंड पॉइंट है। कुल वन क्षेत्रों का 1/3 हिस्सा रक्षित वन है, यानी कि पूरे भारत में जितने भी वन क्षेत्र हैं उनका 1/3 हिस्सा ऐसा है जो रक्षित है, यानी कि नष्ट ना हो इसलिए इनकी सुरक्षा प्रदान इनको की गई है। जैसे हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश में ऐसे जो वन हैं जिनको मतलब सुरक्षा प्रदान की गई है। नेक्स्ट है हमारा अवर्गीकृत वन। हमारे जो देश में कुछ ऐसे वन भी हैं, ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ पर जिन्हें किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं प्रदान की गई है और जो ना ही भारत सरकार के अधीन आते हैं, यानी कि उन पर या तो व्यक्तियों का या किसी समुदाय का नियंत्रण होता है। जैसे भारत के पूर्वोत्तर में जैसे मान लो नागालैंड आदि जो हमारे प्रदेश हैं, वहाँ पर जो जंगली आदिवासी रहते हैं उन पर सरकार का आधिपत्य नहीं है। वहाँ पर उन्हीं जंगली लोगों का जो है अधिकार है, जो कि अपने जीवन यापन के लिए उन वनों को अपनी मर्जी से काटते हैं और इस मामले में जैसे सरकार भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती। तो ये हमने जो है जंगलों का आपको या वनों का वर्गीकरण बताया था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है समुदाय एवं वन संरक्षण। देखिए, वनों को संरक्षण प्रदान करना बहुत आवश्यक है। ये न केवल सरकार का अपितु जो है भारत के सभी नागरिकों का कर्तव्य बनता है। तो बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं जिन्होंने आगे बढ़ कर के वनों को सुरक्षा प्रदान की है या मतलब इनकी सुरक्षा के लिए जो कदम उठाए हैं। देखिए, कुछ समुदायों ने जैसे स्थानीय लोगों ने जो है वनों को संरक्षण प्रदान करने का प्रयास किया है। जैसे सरिस्का बाघ रिजर्व
जो राजस्थान में है, यहाँ पर यहाँ के लोगों ने जो है इन जंगलों में शिकार और खनन का जो काम है उसको यहाँ पे बिल्कुल टोटली बैन कर दिया गया है। लोग यहाँ पर इन क्षेत्रों में जो है किसी को भी शिकार या उत्खनन आदि कार्य करने नहीं देते, और ये यहाँ के लोगों ने जो है आगे बढ़ करके ये योगदान दिया है। इसके बाद है अलवार राजस्थान में, यहाँ पर 5 गाँव ने मिल करके वन भूमि को जो है भैरव देवी डाक व जो है सेंचुरी घोषित कर दिया है। यहाँ पर वनों की कटाई और शिकार आदि पर जो है टोटली बैन कर दिया गया है। दूसरा, कई स्थानों पर चिपको आंदोलन चलाया गया है, जैसे उदाहरण के तौर पर उत्तराखंड में यहाँ पर लोगों के द्वारा जो पेड़ों के साथ चिपका जाता है, यानी कि वो पेड़ों से लिपट जाते हैं। यदि कोई वनों को काटने आता है तो ये पेड़ों के साथ लिपट जाते हैं, जिससे मतलब पेड़ों की कटाई पर जो है रोक लगा दी जाती है। ये कहते हैं कि अगर आप पेड़ों को काटोगे तो इससे पहले आपको हमें काटना होगा। तो ऐसे जो है सहयोग की भावना वहाँ के लोग जो है आगे बढ़ चढ़ के, ऐसे समुदाय के लोग जो आगे बढ़ चढ़ के जो सहयोग कर रहे हैं वनों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। इसके बाद है बीज बचाओ आंदोलन। टिहरी स्थान पर जो रासायनिक जो खाद प्रयोग है उस पर टोटली बैन कर दिया गया है। वहाँ के लोग जो हैं वो प्राकृतिक उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं और लोगों को प्रोत्साहन करते हैं। इससे जो है वनों को सुरक्षा प्रदान की गई है। ओके स्टूडेंट्स, आज ये हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको जो ये पूरी वीडियो है और इस वीडियो के जो सारे टॉपिक हैं वो अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। और इसके साथ साथ जो मैं आपको एक संदेश भी देना चाहती हूँ कि जो ये जिस तरह से मनुष्य को अपना जीवन प्यारा है, इसी तरह हमें भी जो है वनों की और जो वन्य जीव जंतु हैं उनकी सुरक्षा के लिए आगे बढ़ चढ़ के सरकार का सहयोग करना चाहिए और हमें इनकी सुरक्षा करनी चाहिए। हमें इनके प्रति दया भावना रखनी चाहिए, जिससे हमारा पर्यावरण है वो सुरक्षित रहे और हमारा जीवन भी सुरक्षित रह सके। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।